नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए नाम का ऐलान हो चुका है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अभिनेत्री वहीदा रहमान को मिलेगा। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का ऐलान हो चुका है और ये पुरस्कार अभिनेत्री वहीदा रहमान को मिलेगा। बता दें कि पुरानी हस्तियों में से जाना माना चेहरा है वहीदा रहमान, जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए नाम का ऐलान हो चुका है। वहीदा को ये पुरस्कार अब मिलने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नया भारत कमाल कर रहा है, देश की बेटियां हर तरफ अपना परचम लहरा रही है। उन्होंने आगे कहा कि आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम से ये सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की है। आपका चयन लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है, इसलिए इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। हमारी बेटियां अब देश के सशस्त्र बलों में कमीशन लेकर राष्ट्र सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गवर्नेंस कैसे आसान होती है, आपने बीते 9 सालों में देखा है। पहले रेल की टिकट लेने के लिए बुकिंग काउंटर्स पर लाइन लगती थी। टेक्नोलॉजी ने ये मुश्किल आसान कर दी। आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर और ई-केवाईसी ने डॉक्यूमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी खत्म कर दी। गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेमेंट तक अब सब ऐप पर होने लगा है। डीबीटी के जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंच रहा है। 30 वर्षों से महिला आरक्षण का जो विषय लंबित था, वो अब रिकॉर्ड वोटों के साथ दोनों सदनों से पास हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये मांग तब से हो रही थी जब आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। ये निर्णय देश की नई संसद के पहले सत्र में हुआ है। एक तरह से नई संसद में
देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है। साथियों, आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि जब हमने इंडिया गठबंधन बनाया तब उन्हें एनडीए की याद आई। तब तक ये था कि मोदी अकेले काफी है, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन बना पीएम मोदी अकेले काफी नहीं थे, उन्हें और समर्थन की जरूरत थी, जिस वजह से एनडीए ने शिवसेना और अकाली दल नहीं है, वो एनडीए नहीं है, शिवसेना और अकाली दल ही एनडीए की असली ताकत थे। ये एनडीए है बहुत कमजोर है, सिर्फ एआईएडीएमके ही नहीं बल्कि और भी पार्टियां बीजेपी से नाता तोड़ लेंगी। 2024 से पहले बीजेपी भी डूबेगी। तो मोदी अकेला नहीं, उनके साथ और भी लोग चाहिए। जब हमने इंडिया का गठन किया, इंडिया अलायंस का, तब ये बीजेपी वालों को इंडिया की याद आ गई। जब हम पटना में थे, तब अचानक से उनको याद आ गई कि हम एक इंडिया बनाना चाहिए। तब तक तो मोदी काफी है, अकेला मोदी काफी है, हाँ। लेकिन जब इंडिया का निर्माण हो गया तो मोदी अकेला नहीं, उनके साथ और भी लोग चाहिए। लेकिन ये बहुत कमजोर एनडीए है। जिस एनडीए में शिवसेना और अकाली दल नहीं है, वो एनडीए नहीं है। एनडीए की असली ताकत थी शिवसेना और अकाली दल। बाकी के सब आते रहे जाते रहे, बस यहां वहां घूमते रहे। हम ही रहे 25-25 साल तक उनके साथ। और भी लोग जाएंगे, सिर्फ एआईएडीएमके नहीं, और भी जाएंगे। इतना नहीं बोल रहा हूं मैं, 2024 से पहले बीजेपी भी टूटेगी। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस 4 दीवारों के अंदर अपने 4 लोगों के साथ अपने 4 सवालों पर अपना नैरेटिव बनाती है। नैरेटिव वो बंद दरवाजों के पीछे नहीं बनता है, नैरेटिव कुछ लोगों के बीच नहीं बनता है। इसके लोग देश का स्वरूप उनके दिलों में है और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के 9 करोड़ लोगों के दिल में पीएम मोदी है। कांग्रेस अपना नैरेटिव जो है, कांग्रेस अब कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी 4 दीवारों में, अपने 4 लोगों के साथ, अपने 4 प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती, नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता, नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं जैसे मोदी जी के मन में। और इस साल के नवंबर महीने में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तेलंगाना में एआईएडीएमके और एआईएमआईएम पार्टी ने भी चुनाव के लिए कमर कस ली है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी को ना तो भाजपा पसंद है और ना ही विपक्षी गठबंधन INDIA के साथ आई है। और वहीं बता दें कि कांग्रेस पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वो मुसलमानों को गुलाम समझते हैं। आप राजस्थान जाकर देख लीजिए। जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे मौका दिया कि मुल्क के कोने कोने में जाकर देख कर आने के लिए। मैं जानता हूं इनकी फिरका परस्ती क्या है। एक सिक्के के 2 रुख हैं ये लोग। फर्क यह है कि एक अपनी गुंडागर्दी को खुल के दिखाता और एक जो है मुस्कुरा कर हमारे पे पीठ पे खंजर घोंपते। बड़ा मुस्कुरा कर मीठे अल्फाज को इस्तेमाल करके। राजस्थान में जाकर देखा हूं, मुसलमान हमारा गुलाम है, मुसलमान बराबरी की बात नहीं करना, मुसलमान हमारे सामने सर झुकाकर खड़े रहना, इनकी वजह से है ये। अगर ये सही होते तो कहां बीजेपी आती। 185 लोकसभा की सीट पर 2019 में सिर्फ कांग्रेस का और बीजेपी का मुकाबला हुआ। कोई पार्टी नहीं थी वहां पर। 185
कितने सीट पर कांग्रेस जीती? 16 लोकसभा की सीट पर जीती है। और आज भी मैं कह रहा हूं माहौल में तब्दीली नहीं आई। जब मैं सच्चाई को बयान करता हूं, देखो इन्हें मिले हुए हैं। अरे जहर जो बढ़ रहा है उसको बता रहा हूं तो नहीं मिले हुए हैं। इनको कुछ नहीं होता, इनको क्या नहीं होता? अरे भाई, मेरे गाड़ी पर एक नहीं 2 मरतबा हमले, 3 मरतबा हमले हो चुके हैं। हाथ लगा तो तुम पूरे मुल्क में रोना शुरू कर दे। और AIADMK के NDA से गठबंधन तोड़ने को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा के साथ जितने भी गठबंधन दल रहे हैं उन्हें महत्व भी दी गई है और परिवार की तरह साथ में लेकर चले हैं। NDA का गठबंधन 2014-2019 में भी मजबूत था और 2024 में भी भाजपा की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन दल जितने भी हमारे रहे, पहले भी और अब भी, उन सबको महत्व भी दिया, साथ भी दिया, एक परिवार के रूप में ही साथ में लेकर चले हैं। और आगे भी जिस तरह से आपने देखा, JDS भी जुड़ा, कई और दल एक के बाद दूसरे जुड़ भी रहे हैं। NDA का गठबंधन 2014 में भी मजबूत था, 2019 में भी, और दोनों बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और 24 में भी NDA की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बनी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री करनाल ने कार फ्री डे पर एक अलग ही अंदाज में दिखे। वहीं घर में करनाल एयरपोर्ट पर बुलेट से पहुंचे। हर मंगलवार को करनाल को कार फ्री डे घोषित करने की मुख्यमंत्री मनोहर लाल घोषणा कर चुके हैं। सीएम के साथ साथ सभी सुरक्षाकर्मी भी बिना कार के ही एयरपोर्ट पहुंचे। सीएम ने इस मौके पर कहा कि शहरों में ट्रैफिक को कम करने और भीड़भाड़ को खत्म करने के लिए हमें ऐसे छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। कि कुज्जू पुलिस ने अवैध कोयला लदी एक पिकअप वैन को जब्त किया है। पिकअप के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुज्जू OP प्रभारी विनय कुमार को सूचना मिली कि क्षेत्र के 20 माइल से एक पिकअप वैन अवैध कोयला लोड कर राज्य की ओर जा रही है, जिसके बाद घेराबंदी कर पिकअप को जब्त किया गया है। कुज्जू पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और बिजली की चपेट में आने से एक ही परिवार के लोगों की हालत गंभीर हो गई है। घायलों में 8 साल की अनिल खड़ैया और बुजुर्ग महिला सानी देवी शामिल है। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। तुरंत दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। रेलवे पुल निर्माण कार्य साइटिंग पर नक्सलियों ने हमला कर कम से कम वाहनों को आग के हवाले कर दिया। ये घटना सोमवार की देर शाम रांची और तालेहार जिले के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित मैक्लुस्की गंज के चट्टी नदी के पास हुई है, जहां रेलवे पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। इस दौरान नक्सलियों ने वहां खड़े 4 वाहनों को जला दिया। घटना के बाद काम कर रहे लोगों में दहशत है। छोटे से ब्रेक का जल्द लौट रहे हैं। खबर बदायूं से है, जहां सरकारी स्कूल के प्रांगण में एक पेड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर का शव मिला है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र का है। तो बिसौली कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुट चुकी है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
खबर कानपुर से है, जहां रिश्तों को शर्मसार किया गया। बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद बड़ा भाई मौके से फरार हो गया। जानकारी के बाद पुलिस घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। तो कानपुर से घटना निकल के सामने आई है, जहां रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी गई है। हत्या की जानकारी नहीं लगी है कि किन कारणोंवश ये हत्या की गई है। फिलहाल बड़ा भाई हत्या करके मौके से फरार हो चुका है। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौका वारदात पे पहुंची है। आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। भाई को ढूंढने का प्रयास लगातार पुलिस कर रही है। और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य भर में होटल, रेस्टोरेंट, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हालांकि ये रोक ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल होने वाले परंपरागत हुक्के पर लागू नहीं होगी। सीएम ने दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में नशा मुक्ति अभियान के तहत इसकी घोषणा की है। साथ ही सीएम साइक्लोथॉन के दौरान 25 दिनों तक अथक प्रयास करने वाले पुलिसकर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया है और घोषणा की है कि सभी 250 प्रतिभागी कर्मियों को डीजीपी हरियाणा से क्लास 1 प्रशिक्षित प्रमाण पत्र मिलेगा। साथ ही उन पुलिसकर्मियों के लिए 5 दिन की छुट्टी की भी घोषणा की गई है। तो ये प्रयास निकल के सामने आया है हरियाणा सरकार का, जहां हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की उन्होंने पहल की है। साइक्लोथॉन 25 दिनों तक चलेगा, जिसके कारण नशा मुक्त करना होगा हरियाणा को, और इसी आवाज में ये पहल है। बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। मृतक का शव भागवत कथा में जनरेटर सेट पर संदिग्ध अवस्था में मिला है। बता दें कि युवक की मौत की करंट लगने की वजह बताई जा रही है। वहीं परिवार के लोगों का हत्या का शक है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और सदर अस्पताल सोनाजोड़ी पाकुड़ में बच्चे के जन्म के बाद प्रसूता की मौत पर बवाल मच गया। इस दौरान मृतका के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। वो पाकुड़ दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। बता दें कि 24 सितंबर को यहां सदर अस्पताल में हिरनपुर प्रखंड की एक गर्भवती महिला को भर्ती कराया गया था। महिला ने रात में एक बच्ची को जन्म दिया। उस समय तक मां बच्ची दोनों स्वस्थ थी, लेकिन 11 बजे के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के दौरान डॉक्टर ने शरीर के भीतर का कोई नस काट दिया, जिससे प्रसूता का खून बहने लगा। खून रोकने को कपड़े वगैरह डाले गए, लेकिन खून का रिसाव हो रहा था। ड्यूटी में तैनात नर्स वीडियो कॉल में व्यस्त थी। डॉक्टर ने उसे बाहर ले जाने के लिए रेफर कर दिया। इधर एम्बुलेंस में चढ़ाते समय ही महिला की मौत हो गई। खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। जहां वृद्ध की मौत के बाद मृतक के परिजनों को अस्पताल से शव वाहन नहीं मिला, जिसके कारण परिजनों को ई-रिक्शे में शव को ले जाना पड़ा। काशीराम कॉलोनी के रहने वाले रामगोपाल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामला हमीरपुर जनपद के राठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। और आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा का आरोपी है आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा को दिल्ली आने की परमिशन मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की शर्तों में बदलाव किया है। आशीष मिश्रा को दिल्ली में रहने की परमिशन मिल चुकी है।
बीमार मां की देखभाल करने के लिए इजाजत मांगी गई थी कोर्ट से और उनको परमिशन आखिरकार मिल चुकी है। बेटी का इलाज कराने के लिए भी आना था उनको और इसकी परमिशन कोर्ट की तरफ से, इजाजत कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेना है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि आपको अंतरिम जमानत तो दिया जा रहा है, लेकिन आप ध्यान रखें कि कोई भी सार्वजनिक समारोह अगर हो रहा है तो उसमें आप भाग नहीं ले सकते हैं। तो देखिए, लगातार कई दिनों से दिल्ली आने की परमिशन मांगी जा रही थी आशीष मिश्रा की ओर से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पे मुहर नहीं लगाई जा रही थी। अब उनको इजाजत मिल चुकी है कि आप दिल्ली आ सकती हैं, क्योंकि बीमार माँ है और बेटी का इलाज भी कराना है, कई ऐसे काम है, उनको लेकर उनको परमिशन मिल चुकी है आशीष मिश्रा को। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि कोई भी सार्वजनिक समारोह में आप हिस्सा नहीं ले सकते, सम्मिलित नहीं हो सकते। तो आशीष मिश्रा को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है। लखीमपुर खीरी हिंसा का आरोपी है आशीष मिश्रा, जिनको दिल्ली जाने की परमिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ले ली गई है। राम जी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परमिशन दे दी गई है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल स्वीटी, आपको बता दें, जो तिकोनिया हिंसा के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा जो मोनू हैं, जो अजय मिश्र से टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र हैं, आपको बता दें जो इनकी मां है, इनका एम्स में इलाज के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अर्जी दाखिल की थी, उस अर्जी की सुनवाई करते हुए जो अदालती फैसला आया है, उसमें फैसले में ये कहा गया है कि जो आशीष मिश्रा मोनू हैं ये दिल्ली में आ सकते हैं, ये इलाज अपनी मां के इलाज में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कई शर्तें ऐसी रखी गई हैं कि यूपी में किसी रैली में या किसी ऐसे प्रोग्राम में आप शामिल नहीं होंगे जो जनहित के प्रोग्राम होंगे, उसको लेकर एक गाइडलाइंस आई है और एक आदेश आया है। स्वीटी, सिर्फ यूपी या दिल्ली में भी? देखिए, दिल्ली में इनकी मां का इलाज हो रहा, जो आदेश हुआ है दिल्ली को लेके हुआ है कि दिल्ली में जो मां का दिल्ली में सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे तो उसमें हिस्सा ले सकते हैं क्या आशीष? और कौन कौन सी शर्तें उनके सामने रखी है कोर्ट ने, राम जी? देखिए, यूपी में जो इनके पिताजी का एक वर्चस्व तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं जो रैलियां होती है, उद्घाटन होते हैं, तो यूपी के अंदर नहीं जा सकेंगे, ना शामिल हो सकेंगे, लेकिन राजनीतिक प्रोग्राम दिल्ली में भी जो होगा उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे। स्वीटी, और कौन कौन सी शर्तें रखी गई है कोर्ट के द्वारा? देखिए, जो अभी जो चीजें निकल के आई हैं सामने, उसमें जो जानकारियां मिल रही हैं, जो कोर्ट ने कई ऐसी शर्तें रखी हैं, शर्तों में जो कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल पे आप खड़े नहीं होंगे, ये चीजें रहेंगी। दूसरी बात ये कहा गया है कि दिल्ली के अंदर भी जिस तरीके से सरकार के कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं उसमें शामिल नहीं होंगे। इनके पिताजी का भी दिल्ली में ही निवास स्थान है, तो कहीं ना कहीं ये सब शर्तें लागू हुई हैं। तो कितने दिनों से कोशिश कर रहे थे कि उनको दिल्ली जाने की परमिशन मिल जाए? देखिए, आज जो फैसला आया, फैसले के अंदर कौन सी गाइडलाइंस आई है देखने का विषय है, और जो इनके वकील हैं इनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनका फोन नहीं उठ पा रहा है। तो लगातार इतने दिनों से प्रयास किया जा रहा था और आखिरकार वो दिल्ली के लिए अब रवाना हो जाएंगे आशीष मिश्रा, राम जी? जी बिल्कुल, आशीष मिश्रा रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में इनके माँ का इलाज एम्स में होना है, माँ बीमार है, माँ को बीमारी को देखते हुए अदालत ने फैसला दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लखीमपुर खीरी हिंसा का ये पूरा मामला है। आशीष मिश्रा को दिल्ली जाने की इजाजत मिल चुकी है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।